नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। दोस्तों, हरेला हमारे जो उत्तराखंड का एक बहुत ही एक शानदार एक त्यौहार है। हरेला वो बिल्कुल नज़दीक है, तो उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बीना फुलारा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर कृष्णा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। तो बीना जी, कृष्णा जी, हरेला को हमेशा से ही एक पर्यावरणीय नजरिए से देखा जाता है। वैसे तो यूं तो उत्तराखंड का हर त्योहार फसल से जुड़ा है, खेती से जुड़ा हुआ है, तो उसको जो बटोरने का जो वक्त होता है, उसके बाद जो खुशी एक माहौल बनाई जाती है, तो वो एक कहीं ना कहीं त्योहारों के तौर पर मनाई जाती है। तो हरेले पर मैं चाहती हूँ कि विस्तार से आप लोग बताएं। तो कृष्णा जी के पास में आती हूँ। सर, आप बताएं कि किस तरह से हरेले को आप देख रहे हैं एज ए फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते या टीचर होने के नाते। जी मैडम, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का प्रकृति से एक तरह से जो गहरा संबंध है वो किसी से अनजान नहीं है। प्रकृति हमें जो है प्राणवायु से लेकर के हमारे जीवन चक्र को संतुलित करती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। चाहे वो हमारी डे टू डे लाइफ की जो भी चीजें हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उससे हम जो भी है, मनुष्य जीवन जो भी है, उससे आपस में परस्पर संबंध रखता है। बिल्कुल। तो उस मदद का आभार, प्रकृति की रक्षा पूजा के रूप में प्रकट करने को हम एक तरह से हरेला से जोड़ करके रख सकते हैं। हरेले के दिन पेड़ लगाकर प्रकृति के संवर्धन में अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान देकर प्रकृति का हम जो भी है कर्ज अदा कर सकते हैं कि हमें हे प्रकृति, आपके द्वारा जो भी हमें इस जीवन में हमारे जो प्रदान किया गया है उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। तो इस रूप में हम हरेला को देख सकते हैं। और जैसा कि हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ प्रदेश है जी। और हम देखें तो हरेला त्योहार जो है एक तरह से सावन माह की कर्क संक्रांति को मनाया जाता है। इस दिन अगर हम रिलीजियस रूप में देखें तो सूर्य भगवान दक्षिणायन होते हैं और धीरे धीरे दिन छोटे और रात बड़े होने लगते हैं। हरेला ऋतु परिवर्तन का भी सूचक है। पहाड़ों में कई हरेला हर काली के नाम से भी मनाया जाता है। अच्छा जी। और इस त्योहार को भगवान शिव को समर्पित है। और चूंकि पहाड़ों में सौर कैलेंडर के आधार पर कर्क संक्रांति यानी हरेले के दिन से भगवान शिव का प्रिय माह सावन भी शुरू होता है। जी जी। तो इस दिन अगर हम देखें तो एक तरह से हमारा रेनी सीजन स्टार्ट है। और इस रेनी सीजन में हमारे पूर्वजों ने जो एक तरह से रिसर्च करी है कि आप एक कोई टहनी भी डूब देंगे तो हाँ। उसमें आप वो फलीभूत होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हरेला का जो संबंध है हमारे पर्यावरण और मानव का संबंध को दर्शाता है। जी जी। वैसे कई सारे त्योहार हैं उत्तराखंड में जो पौधारोपण वाले इस तरह के जो है ना, मैती आंदोलन से लेकर कई तरह के मूवमेंट भी रहे हैं। तो बीना जी, आप बचपन से आप भी हरेला बोते रहे होंगे घर में। जी बिल्कुल। तो किस तरह का एक माहौल रहता है हरेला का? बचपन की कुछ यादें हैं तो 2 चुटिया बना के जो फूल लगाते थे। बहुत बेसिक में जाऊँ, बहुत उसमें नहीं जा रही हूँ टेक्निकल चीजों पे, तो बहुत बेसिक अपना बचपन याद आता है। तो वो एक अलग सी खुशी होती थी। उस समय में तो हमारे वहाँ छुट्टी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो याद आता है कि 11 बजे स्कूल जाना होता था। वो जो 1 घंटे का हमें रिलैक्स मिलता था, उसमें इतनी खुशी होती थी कि आज तो त्योहार है। और वो 2 चोटी बनी हुई होती थी और उसमें हरेले के वो लगे हुए लगा के, और वो सब इतने खूबसूरत लगते थे। लगता था कि अरे सारे लोग कितने सिमिलर लगते थे, सारे लोग एक जैसे। तो वो देखना एक अपने आप में एक अलग तरह का आनंद था। वैसे अब शहरों में आ गए, पलायन हो गया, तो वो बड़ा दुर्लभ हो गया। चुटिया में लगाना बड़ा बड़ा ऑड सा लगता है। चुटिया ही नहीं बनती हैं पहली बात। चुटिया नहीं बनती। हम हालांकि कोशिश करते हैं, मैं एक संयुक्त परिवार में हूँ, तो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये चीज सिखाई जाती है। हम लिटरली मैं लगाती हूँ कि देखो हम बचपन में ऐसा करते थे, तो आप लोग लगाओ कैसा लगता है। तो बच्चे खुश होते हैं। बाल मन तो सबका एक जैसा ही होता है, जैसा हमारा था उनका भी वैसा ही है। उनको हम जो दें उसको ग्रहण कर लेते हैं। बिल्कुल ग्रहण करते हैं। हम वही चीजें उन्हें सिखाएंगे तो वो सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे अडेप्ट नहीं करते, बट हम ही शायद उन्हें किसी और दिशा में ले जा रहे हैं। बिल्कुल है ना, ये इसके लिए हम ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हमारा परसेप्शन अगर जो होगा वही बच्चों का भी बनेगा। जी बिल्कुल। जो तो और किस किस तरह से आपने देखा है? क्या गांव में आप रही हैं, खेतों से नाता रहा है हरेले के दिन? मैं तो
रही नैनीताल में ही हूँ, जी। खेतों से बहुत ज्यादा नाता नहीं रहा, बट मेरे दादा दादी अम्मा बुबू जो हुए वो रहते थे। तो दादाजी का हमेशा रहता था कि हरेला चाहे आज हो गया है, चाहे वो 3 महीने बाद, उस समय में बहुत ज्यादा ऐसा टेक्नोलॉजी फास्ट नहीं थी, चिट्ठियां आती थी। उसमें तो हरेले मुझे के बहुत तिनड़े अच्छी तरह होते याद थे। है कि जो चिट्ठी उसमें कुछ लिखा हो या ना लिखा हो चिट्ठी में, पर वो जो हरेड़े के 4 तिनड़े वो जरूर हुआ करते थे। क्या तो बात और है। उसका हम सब इंतजार करते थे कि वो एक एक और एक को तोड़कर 2 हर सबके सिर में रखना, और उससे बहुत अच्छी सी फीलिंग आती थी कि हरेला संयुक्त परिवार का एक ट्रेडिशन है कि चाहे आप अलग अलग रह भी रहे हो तो हरेला केवल एक ही घर में बोया जाता है, मुखिया जहाँ का जो बड़े आशीर्वाद जी है मुखिया वो जहाँ सबको। पर आपके हैं उसी घर में बोया जाता है, चाहे आपके 4 घर हों, लेकिन आप हर जगह नहीं बोते हैं, केवल एक ही परिवार में बोया जाता है, और वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। तो बिल्कुल। वो चिट्ठियों में हरेला आना बहुत अच्छा मुझे लगता है था। कि अब व्हाट्सएप पे ही लोग भेजते होंगे। जी बिल्कुल। ये देख लीजिए करके। सर आप मैं नैनीताल समाचार पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ती हैं, जी। तो वो मुझे नैनीताल समाचार का एक वो आज भी बहुत अच्छा लगता है, जो हरेला अपनी अंक। बचपन की फीलिंग उनके हरेला अंक में जो ऊपर से वो हरेला चिपका के भी बिल्कुल देते हैं, वो बिल्कुल बहुत अच्छी अनुभूति होती है, उसे देखकर लगता है कि बचपन के दिन वापस आ गए। बिल्कुल। तो नैनीताल समाचार ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में इसे बिल्कुल। जिंदा रखा है। और मुझे वो तो बहुत ही पसंद है, जी। पढ़ना तो पसंद है ही, जी। पर उसका जो हरेला अंक है उसमें वो जो हरेले के तिरने होते हैं वो अपनी हमारी कुमाऊं संस्कृति को याद दिलाते जी हैं, जी लगता है कि जी हम पहाड़ी हैं, जी। फील आती है। बीना जी, कहीं कृष्णा जी के पास में आती हूँ। कृष्णा जी, फॉरेस्ट्री का जब स्टूडेंट आप रहे हैं, लगातार आप पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल साइंस को, तो कहीं ना कहीं ज्यादा आत्मीय आप हमसे हैं, ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा आम लोगों से आप ज्यादा आत्मीय हैं प्रकृति के प्रति। मैम अगर आप देखें तो हमारे पूर्वज, अब हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी में ना जाएं, तो हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा तरीका इजाद किया जिससे हम मृदा का परीक्षण कर सकें कि वह मिट्टी कैसी है, अगर उस मिट्टी में हम उस फसल को बोएंगे या कुछ अन्य चीज़ बोएंगे तो उस मिट्टी में किस प्रकार से उसकी ग्रोथ होगी। ये एक तरह का साइंटिफिक परीक्षण उनने उस समय इजाद कर लिया, जिसमें साइंस इस क्षेत्र में उतना डेवलप नहीं था। तो अब कितना महत्वपूर्ण तरीका एक त्योहार के रूप में हमारे पूर्वजों ने इजाद किया। तो हरेला जो पर्व है पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है। इस पर्व में मौसम को पौधरोपण के लिए उपयुक्त माना जाता है, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा जी। हरेला बोने के लिए उस खेत की मिट्टी लाई जाती है जिसमें उचित पौधों के रोपण और अच्छी फसल का परीक्षण हो सके। आप जैसा कि जानते हैं कि 7 या 5 प्रकार का अनाज उसमें बोया जाता है, जो अनुकूल मृदा और मौसम चक्र का आभास कराता है। हरेला पर्व पौधारोपण, मृदा परीक्षण, मौसम चक्र का भी द्योतक है। लेकिन आज के इस दौर में वनों का जिस तरह से दोहन हो रहा है, यह हमारी इस परंपरा को कुठारघात भी करता है। बिल्कुल। आजकल आप देखें तो हर जगह आपको कहीं पर वृक्षों का कटान हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो मानव जाति है वो हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। खेत की मिट्टी जांचने का जिस तरह से वैज्ञानिक तरीका हरेला पर्व के रूप में हम देख रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे अन्य त्योहार से भी जो देखें, जो युवा पीढ़ी को आज के हिसाब से हम मेरे को लगता है कि ज्ञान है या नहीं है या विलुप्ति की कगार में ना पहुंचे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एक ये हमारा बहुत अच्छा माध्यम है जो रेडियो के माध्यम से हम हरेला पर्व के बारे में आज बता पा रहे हैं। जी जी जी। जिससे युवा पीढ़ी को खतड़वा, फूलदेई, हरेला जैसे पर्वों से जो दूर हो रही है उससे हम नजदीक ला सके और प्रकृति के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकें। तो मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इतने अच्छे प्रोग्राम चला करके इन महत्वपूर्ण विषयों को उठा करके लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। कृष्णा जी, जैसे हम देखते हैं ना कि हालांकि हम पहाड़ से यहाँ आ गए, प्रवासी हैं, तो हरेले को भी जिंदा रखा है, फूलदेई में भी बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन वो जो फीलिंग अपनी उस जमीन पर, धरती पर आकर हो सकती थी, जो हम एकदम सामने साक्षात अपने खेतों में जाते, खेतों में उस पौधों को रुपाई करते, वो फीलिंग नहीं है। और इसको हम कितना दिन तक जिंदा रखेंगे? आने वाली अगली पीढ़ी अपने इसको खुद ही साइड करने लगेगी, क्योंकि अनुपयोगी है उनकी दैनिक लाइफ में, वो कहीं मायने नहीं रखता। मेन किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी कार्यक्रम
कार्यक्रम का आपका असली अस्तित्व तब बचा रहेगा जब लोग उसके प्रति जागरूक होंगे, जब हमें अंदर से फील होने लगे कि हाँ ये और जब हमारे जीवन से भी जुड़ा होगा, जीवन से भी जुड़ा हो। आज के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतना प्रदूषण है, इतना हम परेशानियां झेल रहे हैं। आप टेम्परेचर देखें तो हल्द्वानी आज से 10 साल पहले के और आज के मौसम में आप कितना अंतर है। और तो ये अब घटना नहीं है, ये बढ़ेगा। हम डेवलपमेंट के नाम पे इतनी सारी चीजें कर दे रहे हैं। हमने कहा विकास हो रहा है, आप 4 लेन बना दीजिए, ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। अगर आप बिल्कुल, मैं बेसिक एग्जांपल, मैं लालकुआं वाली रेंज में रह रही हूँ, तो मैं उस एरिया का देखूं तो 5 साल पहले से वो सारे जो है रोड साइड के पेड़ जो है लाखों की संख्या में काट दिए गए। जब हम गोरापड़ाव तीन पानी से निकलते थे, तो दोनों तरफ पेड़ों का झुरमुट होता था और सुंदर सा ही कुछ गांव की जैसी फीलिंग, छोटे कस्बे की फीलिंग आती थी। आज वो वीरान चौड़ी सड़क है वहाँ पर। लालकुआं से लेके यहाँ तक आप देखिए सारे के सारे पेड़ काट दिए गए, लेकिन आज तक भी वो सड़क नहीं बन पाई। बट आपने जो जितने पेड़, आपने बीइंग अ फॉरेस्ट्री स्टूडेंट, में फॉरेस्ट्री से रही हूँ, तो मेरा वाकई में जड़ से जुड़ाव है। बहुत तकलीफ होती है, कहीं पेड़ कटता है, कहीं फूल टूटता है, इवन फूल भी टूटता है तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरी कई बार लोगों से होती है कि पूजा करने के लिए लोग बड़ी टोकरी भर भर के फूल लाते हैं। मेरे भगवान जी एक फूल से भी प्रसन्न होते हैं, तो क्या जरूरत है बाग उजाड़ने की। तो वो मेरा अपना पर्सनल परसेप्शन। उनके तर्क रहते हैं कि झड़ना ही तो है इसने। जी, मेरा पर्सनल। लेकिन प्रकृति में खिला हुआ देखने का जो सुख है वो गमले में खिला हुआ ही अच्छा लगता है। तोड़ करके आप रख दोगे एक ही दिन दिखेगा, पर वो अपना अपना परसेप्शन है, मेरा अपना है। तो थोड़ा सा हमारा जो है, हम वानिकी से हैं, इन्वायरमेंट से हैं, तो थोड़ा परसेप्शन, थोड़ा दिल में लगता है कि नुकसान नहीं होना चाहिए, पर्यावरण हमारा बचा रहना चाहिए। तो छोटी छोटी ये कोशिशें हैं। जैसे हरेले के दिन की हम बात करें तो बहुत हम अपने ट्रेडिशनल वे में जैसे हम करते हैं, हरेले की पूजा करते हैं, तो ये है कि उसको पर्यावरण से जोड़ना, बच्चों को वो चीज़ सिखाना। जैसे अब स्कूल्स में भी बच्चों को सिखाया जाता है कि इस दिन पौधारोपण करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उनको वो चीज़ स्ट्राइक कर गई और वो उनके दिल में बैठ गई कि हाँ हमें एक पौधा लगाना है। जैसे अब आप देखेंगे बच्चे लॉकडाउन पीरियड में जब घर में थे तो खुद ही वो आज हरेला है, आज हमें एक पौधा लगाना है, तो उनके अंदर था वो। तो वो देखकर अच्छा लगता है कि चलिए किसी भी तरह से बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं उस चीज। पहले तो स्कूलों में क्यारियां हम लोग बनाते थे, जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, बिल्कुल बनाते थे। क्यारियां बनती थी, रस्सियां भी बनते थे, उसके लिए झाड़ू भी बनाते थे। एक दिन नियत होता था उसके लिए कि आप फुलवाड़ी जो होती थी उसकी आप गुड़ाई निराई करेंगे। तो कितना सुंदर था प्रकृति से सीधा अटैचमेंट स्टूडेंट्स का। तो आज वाकई उसकी कमी तो बहुत बड़ी है ही। तो आपने बताया कि ज्यादा आत्मीयता आप महसूस करती हैं फॉरेस्ट्री के प्रति, जंगलों के प्रति, प्रकृति के प्रति। तो कैसे हम इन चीज़ों को और सहेजें और बना के रखें प्रकृति के साथ सामने? जैसे अभी हल्द्वानी की बात करें तो 2-3 फ्लाईओवर तो यहीं पे जो है वो प्रस्तावित हैं, सड़कें चौड़ी हुई गई हैं ऑल वेदर के नाम पे। तो ये सब क्या विकास को हम इग्नोर कर दें फिर, या कैसे सामंजस्य बैठाएं? विकास को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे अपने पर्सनल जो पर्सपेक्टिव हैं उन्हें हमें चेंज करना होगा। थोड़ा अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। हम अपने घर को बनाते हैं और घर में इस तरह से बनाते हैं कि आपका एक भी कोना छूटे ना, मतलब सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसकी जगह पे हमें कम से कम 2 या 4 पेड़ लगाने चाहिए। हम अपनी सराउंडिंग्स में तो कर सकते हैं, हम विकास को नहीं कम कर सकते, लेकिन अपनी सराउंडिंग्स को हरा भरा हम कर सकते हैं। जैसे हमारा विश्वविद्यालय का कैंपस है, ईश्वर करे अगर हमें इस तरह का मौका मिले तो बहुत सारी चीजें हमारे अपने मन में है। हमने हमारे अपने विभाग के प्रोग्राम में है कि हम फ्यूचर में बहुत कुछ करना चाहेंगे यहाँ के लिए। एटलीस्ट हम अपने आप को इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते भी हैं, हम कहते भी हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी किसी के देने से नहीं आती, अपने आप भी आती है। तो हमने वो महसूस किया है कि हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अपने कैंपस को ग्रीन हमें रखना है, केवल कागजों में नहीं पर धरातल पे उसका इम्पैक्ट भी दिखना चाहिए। हम अपनी सराउंडिंग्स, आप देखिए कहीं भी आप जाएं, एक बगीचा है उसमें बहुत सारे पेड़ होंगे, तो आप रोड और बगीचे के क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो क्लाइमेट बनाना आपका अपने आप अपनी सराउंडिंग्स में तो बना सकते हैं, हम पूरे एरिया में नहीं कर सकते। अगर ये सोच सभी लोगों में आ जाए, सभी लोग सोचें कि यार हम अपने मकान के साथ एक पेड़ एटलीस्ट हमारे पास बड़ा पेड़, हम धनिया उगा लेते हैं, हम टमाटर उगा लेते हैं, तो हम एक पेड़ क्यों नहीं लगा लेते? लोगों का
ये भी नजरिया है कि पत्ते झड़ते हैं तो गंदगी करते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं इनसे, तो पूरा सीमेंट पोत दो आगे से, अगर जगह भी है तो सीमेंट लीप देते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी पहल आपने बताई है कि हम अपने घर भले ही घर का कमरा थोड़ा छोटा कर दें, लेकिन 2-4 पेड़ घर के आसपास जरूर हों। आप ये देखिए, हम सारा सीमेंटेड कर देते हैं गंदगी के डर से, पर आप देखिए जो बच्चे मिट्टी में रहते हैं वो ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। बिल्कुल, इम्यूनिटी उनकी बहुत मजबूत होती है। और जितना हम बच्चों को बहुत आराम में रखते हैं, बच्चों उतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उनको उतनी सारी चीजें आप देख रहे हैं डेली यूज में कितनी बीमारियां उनको हो जा रही हैं। थोड़ी सी चीज में उनको छींकें होने लगती हैं, थोड़ी चीज में उनको बुखार आने लगता है, उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई है। हम लॉकडाउन में बिल्कुल डरे पटे ऐसे रहे सारे कि अरे पता नहीं बच्चों को क्या ना हो जाए, और हमने उनको इतना कंजर्वेटिव बना दिया, कहीं बाहर तक नहीं निकाला। वो कंडीशन एक अलग थी, लेकिन नॉर्मली भी आप देखें तो हम नॉर्मल कंडीशंस में भी बच्चों को बहुत प्रोटेक्टिव रखते हैं, और यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो जितना हम मिट्टी के साथ जितना मिट्टी से जुड़े रहेंगे उतना हम भी स्वस्थ रहेंगे, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, और हमारी सराउंडिंग्स अगर अच्छी होंगी, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उससे गंदगी हो रही है, लेकिन वो आपको कितनी अच्छी प्राणवायु भी तो दे रहे हैं। इसमें ही मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा मैडम। जैसे कि आपने कहा कि समाज में जन चेतना होनी चाहिए और ये होनी चाहिए, मैं चाहूंगा, मैं इस माध्यम से अपने जो शासन या प्रशासन स्तर तक भी ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं तो मैंने बीएससी में वानिकी विषय लिया जी, उसके बाद एमएससी की, और बहुत कम लोग लेते थे वानिकी वगैरह, लोगों को पता ही नहीं था कि ये एक विषय भी है। लेकिन अब जो हम आत्मीयता की बात कर रहे हैं, हम संरक्षण से जुड़े हैं, या हम आज इस प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं वानिकी या पर्यावरण संरक्षण की, एक छोटी सी अलग जग सकती है अगर हम बेसिक से अपने जो बच्चे हैं क्लास 6 से क्लास 12 तक वानिकी जो पर्यावरण एक खाना पूर्ति के रूप में ना एक पृथक विषय के रूप में अगर हम इसको लागू कर दें, तो कहीं ना कहीं से एक आत्मीयता रूप से हम जो अपने आने वाली पीढ़ी है पर्यावरण संरक्षण के रूप में उनको जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम पर्यावरण के तमाम पौधों के बारे में जानकारियां दे दें, कौन कौन से पेड़ उत्तराखंड की प्रेमाइसिस में होते हैं। बिल्कुल, और जिसका इंटरेस्ट होगा, जो आत्मीय जुड़ाव महसूस करेगा, वो उसकी तरफ आगे जाएगा। अब हम कहते हैं हमने बीएससी में सीधे वानिकी करा दिया या हम एमएससी में करा दिया, तो बच्चा ले रहा है बट उसको बेसिक्स तो कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो जुड़ाव बचपन से होता है वो, अब जैसे हम कह रहे हैं कि हम गांव में से जो हरेला आता था, मेरे दिमाग में आज भी वो उसकी अमिट छाप है। तो वही बच्चे के मन में जो बचपन से होता है वो रहता है, तो वो अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। इसको केवल एक विषय न मान के, अगर अब जीवन की आवश्यकता तो है, हमारे आज के डेली जिस तरह का हम माहौल है उस हिसाब से बहुत आवश्यक है जागरूक होना, प्लस पर्यावरण के प्रति हमारी जो अपनी जिम्मेदारी है उसको हम लोगों को फुलफिल करना होगा। नहीं तो आगे पिछले 10 साल का इतना डिफरेंस है, तो अगले 10 सालों में शायद हम रहने लायक, ये जमीन रहने लायक नहीं रहेगी। बिल्कुल, इतना बुरा होगा। बिल्कुल, तो पर्यावरण जो विषय 6ठी कक्षा से लगाया गया था, तो हमारा पहला बैच था जब 6th क्लास में जब मैं गई थी, तो पहली बार पर्यावरण विषय लॉन्च हुआ था। उससे पहले कृषि पढ़ाया जाता था, उसमें कृषि यंत्रों के बारे में भी जानकारी होती थी, बहुत सारी होती थी, तो उसको रिप्लेस करना भी कहीं ना कहीं गलत था। वैसे बिल्कुल बिल्कुल गलत था, उसको एक अलग तौर पे पढ़ाया जा सकता था। हम अपने हालांकि हम एजुकेशन सिस्टम बनाने की बहुत बड़ी बात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एजुकेशन जो बेसिक अभी फॉरेस्ट्री पढ़ने के बाद जो मैंने फील किया है कि एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चा अप्लाइड फॉर्म में उसे कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पाए। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसको फिर वो डंप हो रहा है ना, मतलब हमारी जो नॉलेज है वो डंप नहीं होनी चाहिए। बच्चे कहीं और चल रही है, विषय अपने कहीं और है। पढ़ रहे हैं फिजिक्स और जा रहे हैं, हम गाने गा रहे हैं, हम म्यूजिक में हमारा इंटरेस्ट है और पढ़ हम फिजिक्स रहे हैं, तो वो लॉजिक मेरी समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि जिस तरफ हमारा रुझान है हमें उसी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, और उसी तरह की नॉलेज उस फील्ड के साथ जस्टिफाई भी होगा। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों ही। आप लोग कोई संदेश अगर देना चाहें चलते चलते। जी मैम, मैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत अच्छा लगता है वो सुनना और बोलना भी। जो मेरी दादी जब हमें हरेला चढ़ाया करती थी, मैं बहुत बेसिक, मेनली तो हमारे वहाँ पे 3 तरह के हरेला हैं। ये नॉलेज सभी लोगों को मुझसे ज्यादा होगी, पर मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि हमारे जो उत्तराखंड में है कुमाऊनी त्योहार है, यहाँ पर 3 तरह से हरेला मनाया, 3 बार
हरेला हो जाता है चैत्र मास में, आश्विन मास में और सावन मास में। चैत्र मास और आश्विन मास ये तीनों ही जो हरेले होते हैं वो ऋतु परिवर्तन के सूचक हैं, जैसे डॉक्टर कृष्णा ने बताया। तो ऋतु परिवर्तन मतलब चैत्र मास का जो हरेला होता है वो गर्मी आने की सूचना देता है, और आश्विन मास का जो हरेला है वो सर्दी आने की सूचना देता है। तो हम अगर अपने पर्यावरण से जोड़ें तो हम इस तरह से कह सकते हैं ऐसे, चैत्र मास और आश्विन मास नवरात्र में ये हरेला शुरू होता है। और जो मेन मुख्य तरह से हमारे उत्तराखंड में जो त्योहार हमारा मनाया जाता है श्रावण मास वाला, इसको डॉक्टर कृष्णा ने बताया कि हरिकाली भी कहा जाता है। हिमाचल में इसको हरिकाली कहा जाता है। जी। ये हरिकाली, हरि का अर्थ है, हरि मीन्स शंकर भगवान जी। और यहाँ पर जो हरेला इसको क्यों कहा गया ना, हरेला का जो शाब्दिक अर्थ है हरि प्लस एला, अगर हम संधि विच्छेद का करें हरि प्लस एला, हरि जो है वो शंकर भगवान जी का से रिलेटेड है और एला स्त्री से है, यानी पार्वती माता। तो पुराणिक अगर समय की बात करूं तो पहले जो हमारे पूर्वजों ने हरेले को जब फसलों के लिए ही किया जाता था, देन उसके बाद क्या हुआ, जब शंकर और इत्तेफाक ये था कि शंकर जी और पार्वती माँ की जो विवाह की जयंती होती है वो उसी दिन होती है। अच्छा। तो ये इसीलिए उसको और हमारे उत्तराखंड में तो शंकर भगवान जी की को वैसे भी देवभूमि है, शंकर भगवान जी का निवास स्थल उत्तराखंड में माना जाता है, तो इसीलिए इस त्योहार का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर मैं इसके प्रोसीजर पे बात करूँ तो 7 तरह के अनाज, जिसमें भट्ट है, उड़द है, गेहूं, जौ है, आपकी 7 तरह के अनाज को टोकरी में बोया जाता है और मंदिर में रखा जाता है छाया में, धूप नहीं पड़नी चाहिए। और माना जाता है कि आपकी जहाँ पर जितना अच्छा जिसका ये होगा हरेला होगा, यानी हरा नहीं, ये पीला अगर अच्छा माना जाता है। अगर कहीं से धूप पड़ी तो हरेला हो जाए, हरा हो जाएगा, लेकिन पीला ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो जिसका लगभग तीसरे दिन से इसमें अंकुर आने शुरू होते हैं बीजों में, और 9वें दिन एक अगर आपने सुना होगा डिकारे रखे जाते हैं। अभी बताती हूँ मैं आपको क्या होते हैं डिकारे। तो 9वें दिन इसकी गुड़ाई की जाती है, इसमें जो टोकरी है उसके चारों फल रखे जाते हैं और डिकारे के साथ इसकी पूजा की जाती है, गुड़ाई की जाती है और पूजा की जाती है। डिकारे यहाँ पर है, हम अब मैंने भी आपसे कहा कि शंकर हरियाला जो है शंकर भगवान जी से रिलेटेड है। तो ये जो डिकारे होते हैं वो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, मिट्टी से को साफ करके मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती हैं, शंकर भगवान जी, पार्वती माता, गणेश जी और कार्तिकेय जी की। अच्छा। इनकी चारों की मूर्तियां बना के उसको रंग करके और उसको रखा जाता है हरेले के साथ। और फिर अगले दिन यानी 10वें दिन घर के जो बुजुर्ग होते हैं उस हरेले को काटते हैं, पकवान बनाए जाते हैं। आप अगर कुमाऊं की बात करूँ तो बड़े पुए हमारे वहाँ जो मेन है, किसी भी त्योहार का जो आगमन बिना बड़े पुए के होता ही नहीं है। तो उन पकवानों के साथ ये हरेले को काटा जाता है और घर के बड़े बुजुर्ग घर के सारे छोटे बच्चों को रोली टीका वगैरह लगा करके ये हरेला रखते हैं और उन्हें एक आशीर्वाद, कुमाऊनी भाषा में आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जी रहे जाग रहे तिष्ठिए पन पे, दुब जस हरि जड़ ब्यर जस फैये, हिमालय में ह्यू छन तक, गंगा में पण छन तक, यो दिन यो मास भेटने रहे, आकाशक चर उकाव है जे, धरती चर चकाव है जे, स्याव जस बुद्धि है जो, शोन जस तराण है जो। अर्थात मतलब है इसका कि हिमालय में जब तक पानी रहे, गंगा जी में जब तक पानी रहे तब तक, और ये दिन ये मास जो है आपके जीवन में सदा आता रहे। बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि आकाश के जितने आप ऊंचे हो जाओ। मतलब जो हमारे बड़े लोग हैं वो तो सोचते हैं कि बस सारी उन्नति हम ही कर लें, तो आकाश के जितने ऊंचे हो जाएं और धरती की तरह चौड़े हो जाएं, धरती से ज्यादा चौड़ा कोई नहीं है। तो इस तरह का आशीर्वाद बड़े बुजुर्ग हमारे घर के बच्चों को देते हैं। और कई बार होता है कि वो क्या बोल रहे हैं, सब शुरू में जब दादी बोलती थी, अम्मा बोलती थी तो लगता था अम्मा क्या कह रही है, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब वो कारण जब अब वो नहीं है तो लगता है कि बहुत अच्छा था जो भी था। आज जब हम बोलने की कोशिश करते हैं लगता है अरे कई सारी चीजें होती हैं जो उनको कंठस्थ होती हैं, वो बहुत अच्छे से बताते हैं, क्योंकि वो जिए होते हैं समाज को पूरे। तो बड़ी अच्छी बात है आपने बताई कृष्णा जी। आप अभी तो हम देखते हैं कि ना मौसम भी काफी शिफ्ट हो रहा है, तो क्या ये जो ऋतु परिवर्तन के त्योहार थे कभी इन पर भी इसका असर पड़ेगा कि फूल जल्दी खिलने लगे हैं, बसंत थोड़ा जल्दी आने लगा है, ये सब पर अगर कुछ बताना चाहें? देखिए मैडम, जो हमारे त्योहार हैं ये एक तरह से हमारे जो पंचांग है उस पर आधारित हैं और
अभी हम इस तरह का अजम्पशन कर नहीं सकते कि ये जिस हिसाब से पर्यावरण बदलाव हो रहा है उसमें शिफ्ट होंगे या पंचांग के आधार पर ही चलेंगे, ये तो बात का विषय है। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात को इस तरह से विराम करना चाहूँगा कि जो लोक पर्व है उसकी संस्कृति को हमको आगे बढ़ाते हुए एक संकल्प के रूप में हमको लेना चाहिए कि इस दिन को, इस पर्व को महत्वपूर्ण मानते हुए ही सही एक वृक्ष हमारे अपने जीवन में जरूर लगाना चाहिए, उसकी संरक्षण करना चाहिए, और जिससे हम प्रकृति संवर्धन की तरफ अपना एक महत्वपूर्ण योगदान, चाहे वो एक वृक्ष हो या 1000 वृक्ष हो, हम कर सकें। धन्यवाद आपका मैम, बहुत बहुत। बिल्कुल। तो डॉक्टर बीना तिवारी और डॉक्टर कृष्णा जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं को देने के लिए। थैंक यू मैम। मैं एक बस समापन करना चाहूँगी। बिल्कुल। मैंने हालांकि ये नेट से ही है, बट इनकी जो कविता है मनोज भट्ट जी की, एक युवा कवि है, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखा है हरेला कवि के त्योहार के बारे में, तो उसको मैं एक बार बोलना चाहूँगी। फिर बदला है ये मौसम, छाई है सावन की बहार, खुशियां संग लेकर आया हरेले का त्योहार। क्या बात है। वृक्ष लगाने की सीख ये देता, पकवानों से महकता ये घर संसार, हरियाली संग लेकर आया हरेले का त्योहार। वर्षा की बूंदों में धरा में एक नई उमंग आई है, हर ओर उत्सव सा है धरा में, हरियाली भी छाई है। हर किसी के जीवन में खुशियां आए अपार, नई नई उमंग संग लेके आया हरेले का त्योहार। इस खुशी के लम्हे में हम सब भी आगे आते हैं, संरक्षण भी करेंगे इसका, हम इस प्रण के साथ एक वृक्ष लगाते हैं। क्या बात तो है। मेरा सबसे अनुरोध है, इस माध्यम से मैं सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि बस पौधारोपण तक सीमित ना रहें, केवल एक वृक्ष लगाएं पर उसको संरक्षित करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने हरेले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से हरेले पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो दोस्तों, वानिकी विभाग की ओर से देखिए शुभकामनाएं मिल गई हैं, तो कुछ अच्छा ही ये साल जाएगा पर्यावरण संरक्षण के कदम बढ़ाने में। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।